वेलकम दोस्तों, आज सभी का स्वागत है प्रीवियस जीके चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी पटवारी के प्रीवियस जीके। हमें प्रीवियस जीके पढ़ना ज़रूरी है। हमें ये पता चलता है कि पटवारी में जीके कहाँ से पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके। और मैंने मैथ्स के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसे में वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैथ्स का है, औसत निकाले मतलब औसत, इनको जितनी भी संख्या है उनको जोड़कर 1 2 3 4 5 और 5 से भाग दे देने का, मतलब डिवाइड कर देने का। तो 17 17 34, ये 17 और ये 17, 21 और 18 9 3 39, 21 18 39 4 9 27 को अभी जोड़ लेते हैं। 4 9 13 का 3 असील, 1 से 7 73 और 27 को भी ऐड कर लेते। तो यहाँ से 0 और असील 1 8 और 2 10, मतलब 100 को हम कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर लेते। तो 5 से 5 दूनी 10, तो 20 आंसर आ गया। दोस्तों औसत निकालने का मतलब है जितनी भी संख्या है उसको जोड़कर और डिवाइड कर देने का। तो 5 से 20 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जबकि उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। तो अभी पुत्र की आयु क्या है? दोस्तों ये क्या बोल रहा है, हमें ध्यान देना है। जब पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले, अभी वर्तमान में कितनी है 27, और 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। तो अपन इसको वर्तमान में ले आते हैं, अभी करंटली में 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, तो 27 में 7 ऐड कर लेते हैं। ये 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, तो इसको ऐड कर लेते तो अभी वर्तमान में आ जाएगी। तो 7 7 14 सिलेक्ट 3 34, अभी वर्तमान आयु 34 है। वर्तमान आयु 34 है। तो अब क्या बोल रहा है, पति और पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु क्या है 24 वर्ष है। इन तीनों की, पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है, मतलब तीनों की, 2 पति पत्नी और 1 उनका पुत्र 3। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 8 24। अब ये हो गया इनके पुत्र की, इन तीनों की औसत आयु क्या है 8 वर्ष है। और 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, तो इनको वर्तमान में ले आए। तो अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, इनको 8 और 37 को, तो 832 आंसर 4 आ गया। दोस्तों ये क्या बोला है, 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, तो अभी वर्तमान में ले आते हैं। तो 27 में 7 ऐड कर दिया तो 37 वर्ष हो गए। अभी वर्तमान में 37 वर्ष है और पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। तो इनको इन तीनों से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 8 24। अब तीनों का औसत आयु क्या है, तीनों की औसत आयु 8 है और ये वर्तमान आयु 37 है। तो इनको डिवाइड कर लेंगे तो अभी इनके पुत्र की आयु आ जाएगी। 8 से 37 को काटेंगे 4 बार में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3
यदि अब से 4 वर्ष के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है। मतलब कुणाल गणेश की वर्तमान आयु क्या है, इनकी 3 है तो इनकी 5 है। इनके वर्तमान आयु का अनुपात है ये, ठीक है। अब यदि अब 4 वर्ष बाद कुणाल 4 वर्ष बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है 4 वर्ष बाद, तो यह अनुपात में कितना था देख लेते हैं। हमें यह देखना है कि कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3 और 5 है। तो यदि 4 वर्ष बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है तो यहाँ इन अनुपात में कितना छोटा है, 2। मतलब कुणाल गणेश से 2 वर्ष छोटा है, यहाँ पर रेशियो में अनुपात में 2 वर्ष छोटा है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 छक्के 12। तो अभी वर्तमान आयु क्या थी इनकी, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 था। ये क्या बोल रहा है, वर्तमान आयु के बीच का अनुपात, ये वर्तमान का है। तो वर्तमान क्या है, तो 7 या 18 और 6 पंजे 30। अगर गणेश का पूछता तो 30 आंसर आता, तो ये तो कुणाल का पूछ रहा है तो 18 वर्ष आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से दोबारा समझ लीजिए, कुणाल को कैसे दर्शाते हैं और गणेश को जी से दर्शाते हैं। इनके आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। और अब क्या बोल रहा है, अब 4 वर्ष बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष छोटा है कुणाल गणेश से, तो यहाँ पर अनुपात में कितना छोटा है, 2। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 छक्के 12। तो अब किसकी उम्र पूछ रहा है, कुणाल की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान ये रेशियो है वर्तमान का, अगर पहले का रहता तो आंसर सही नहीं आता। ये वर्तमान का पूछ रहा है और वर्तमान का ही रेशियो है, तो 7 या 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो अभी कर लिया ऊपर वाला, यह कर लेते हैं हम। अगला, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि जब 361 से भाग दिया, मतलब 361 में भाग दिया तो शेषफल 46 है। अब 47 को भाग देने पर, मतलब 47 संख्या को किस संख्या से डिवाइड करें, तो 47 से 19 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो 19 दूनी 38, 38 तो कितना शेषफल रह गया, 38 में 2 ऐड करें तो 40, 2 ऐड किया था हमने तो 40, और 7 ये 2 7 बराबर 9, ठीक है। ये 9 आंसर आ गया। मतलब ये पूछ रहा है कि एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो 47 शेषफल आता है, तो 47 को किस संख्या से विभाजित करें कि 9 आए, तो 19 से विभाजित करें तो 9 संख्या आ जाएगी। 47 में 19 से विभाजित करो, भाग दो, तो 19 दूनी 38, 2 यहाँ पर शेषफल रह गया और 7 ये, तो 9 बराबर शेषफल आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों ये जीके का है। जीके और मैथ्स साथ ही मिक्स ऐड किए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन है ट्रिक के साथ। इस चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको मैथ्स का भी अलग से वीडियो में बना दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जीके का। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये तेलंगाना में है और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले
आदिवासी समुदाय का क्या नाम है? यह भील। इनमें किस किन ने भाग लिया था ये भी देख लेते हैं। इनमें भाग लेने वाले कौन कौन थे? यहाँ पर संथाल भी थी, संथाल और काछा नागा। इसके अलावा मुंडा और ये भील और ओराव और कुकी इन्होंने, और एक छेंचू इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की? H.J. भाभा। मतलब H का मतलब है होमी और J का जहांगीर होमी जहांगीर भाभा। और एक था, ये कौन था? ये जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1945 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में आप शहीद भगवान विष्णु की अद्वितीय 11 मीटर लंबी प्रतिमा शेष सैया को पाएंगे? यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने के लिए इकाई कौन सी है? यह कैलोरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को कहाँ पर मारा गया था? यह इलाहाबाद में मारा गया था। और कौन से पार्क में? यह कौन से उद्यान में? तो यह अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क। दोनों ओर से गोलियां चलने के बावजूद यह इनके घेरे में आ गया था, बीच में रह गया था। दोनों ओर से गोलियां चलने के बावजूद इन चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक बंदूक में 6 गोलियां थी, तो 5 गोलियां अंग्रेज़ों के ऊपर चलाई और लास्ट गोली खुद ने कनपट्टी पर चलाकर हत्या कर ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 3 मई को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद की बैठक। और अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? दोस्तों यह सरकारी आयोग था। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। और इतने साल पढ़कर
ऐसे ही व्यस्त कर दी जितनी भी सारी ज़िंदगी है। ठीक है, हमें व्यस्त नहीं जाने देना है, पढ़कर नौकरी लगकर और दुनिया को बताना है। ठीक है, इसी के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में भारत में जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है? यह पेट्रोलियम उत्पाद यह शामिल नहीं है जीएसटी में। जीएसटी पाने वाला सबसे पहला राज्य असम था। 2014 में लागू हो गया था और 2016 में बिल पास कर लिया था इसने कि अब लागू रहेगा हमेशा के लिए 2016 में जीएसटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेसुल पुकुटी ने के लिए ऑस्कर जीता था ध्वनि मिश्रण, कब जीता था? 2009 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोहिरा बांध कहाँ पर स्थित है? ये कैमूर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी? कोहिरा नदी पर स्थित है। कोहिरा बांध कोहिरा नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में से किसमें शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है? यह विदिशा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। मध्य प्रदेश के यह शहडोल जिले में। और कौन सा इसके पास में गांव? यह देवलोन गांव के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले और देवलोंद गांव के पास में यह बाणसागर बांध स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है? ये नरसिंहगढ़। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। कटनी में जिंजरी गांव के लिए प्रसिद्ध है। यह चट्टान यह गुफा चित्रकारी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? यह चंदेल राजाओं ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदेल राजाओं ने कब किया था? ये 10वीं और 12वीं शताब्दी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 10 और 40 के मध्य अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे कौन 10 और 40 के बीच कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या है, मतलब जो किसी से नहीं कटती, खुद एक से कटती है और केवल खुद से एक और खुद से कटती है, वो संख्या कौन सी है? तो ऐसी संख्या एक तो 11 हो गई है, खुद से कटेगी 11 एकम 11 और एक से कटेगी। और अगली है 13, ये खुद से और एक से कटती है। और एक 17 और अगली 19 के बाद अगली 23 और अगली 29 और अगली 31 और अगली 37। ये इतनी सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गई ना दोस्तों। ये 8 संख्या 10 और 40 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी की कीमत 450 रुपये है, यह फिर 30% बढ़ा दी जाती है इसकी कीमत, तो इसकी कीमत कितनी है? मतलब 30% और बढ़ा दी जाती है। कोई भी वस्तु 100% होती है तो यहाँ पर 30% और बढ़ा दिया गया, तो 100 में 130, मतलब 100 में 30 जोड़ देंगे तो
30 हो जाएगी। जब हमने कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो 100% में खरीदते हैं। अगर हमको हानि होती है 10% या 20% की, तो मतलब 100 रुपये में, मतलब 100% में हमने कोई वस्तु खरीदी और उसमें 20% का लाभ हो गया तो जोड़ कर लिखेंगे। अगर हानि हो गई तो घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ तो लाभ हो रहा है, मतलब जोड़ कर लिख रहा है, इसलिए लाभ होगा इसको। तो 450 को 130 के साथ गुणा कर लेते हैं। 2 जीरो से 1 और 1 ये 2 जीरो ख़त्म, और इसका ये डिवाइड कर लेते हैं, मतलब गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, सॉरी दोस्तों मैंने डिवाइड बोल दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 यहाँ 15, तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसमें 5 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है, तो इनमें से 2 आंसर हो सकते हैं। और 5 या 15 तो 1, 5 से कम 5 और 1 से। सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या, ऐसे कर लेते हैं इनको। लास्ट में 0 था तो 0 से 0 कट गया। 5 या 15 की 5 से 1, 4 या 12 और 1 13, और 135 के नीचे अब एक पंजे 5, 100 से तो 5 और 3 और 5 ये 8 और 1 और ये 4 5, तो आ गई ना 585। आ गया आंसर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायतों के दायरे में आता है? यह कृषि और सामाजिक वानिकी यह पंचायत में आते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य क्या है? यह किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना। अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? यह होशंगाबाद। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित में से संबंधित है। यह चयनित जिलों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण है। दोस्तों आप बने रहिए। बोरिंग आपको लग रहा होगा, पढ़ाई हमेशा किसी को भी, हर किसी को बोरिंग ही लगती है, पर बोरिंग चीज़ हमेशा आगे बढ़ाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ये गुजरात है। दोस्तों ये 2017 का पेपर देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का MP पटवारी, और अभी करंट में 2020 और 21 का करंट पूछा जाएगा, एग्ज़ाम होगी तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लक्षित आय वर्ग क्या है? 15 से 35 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकरण स्थानीय निकायों के चुनाव करता है? यह राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर MNCFC में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 2004 में नियुक्त किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? MS स्वामीनाथन। यह हरित क्रांति के जनक है। और दूध के कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दूध के ये अध्यक्षता बोल रहे हैं MS स्वामीनाथन। सॉरी दोस्तों मैंने कुछ गलत बोल दिया। ठीक, एक जैसे क्वेश्चन लग रहे थे इसलिए सॉरी बोल दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित दुनिया में मवेशियों और बकरियों की आबादी में भारत का स्थान था। यह दूसरा स्थान था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये
ये भी एक जैसा ही लग रहा है। भारत में मवेशी सुधार एक व्यापार और एकत्रित कार्यक्रम जिसे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, वो योजना थी मूल ग्राम। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पढ़ने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भूरिय समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था? ये 5वें अनुसूची क्षेत्र में पंचायत के लिए विशेष प्रावधान। अगला देख लेते हैं दोस्तों। न्यूनतम मनरेगा के तहत सोशल ऑडियो के कैसे निर्धारित किया जाएगा? यह प्रत्येक सहमाह के बीच। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पशुपालन, मछुआरा कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग विभाग मंत्री कौन है? ये इनके लिए जिम्मेदार मंत्री कौन है? यह अंतर सिंह आर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है? यह जबलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमें पढ़ना ज़रूरी है और एग्ज़ाम तो होगी। अभी कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि सरकार को पूरे इंडिया को ध्यान में रख कर काम करना पड़ता है। हमारे एरिया में तो कोरोना वायरस नहीं है, पर फिर भी सरकार को पूरा इंडिया को देखना पड़ता है, इसलिए अभी सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी है। रेलवे की हो गई या जितने भी अदर स्टेट एग्ज़ाम हो गई, सभी को पोस्टपोन कर दी है। और एक बात तो हाँ ज़रूरी है कि ज़रूर ये बात आपके ध्यान में आ रही होगी कि सरकार इलेक्शन तो करवा लेती है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर कोरोना वायरस आ जाता है बीच में, और सरकार का काम हो जाता है इलेक्शन करवा के विजय हो जाती है। और स्टूडेंट के लिए कोरोना वायरस और सरकार के लिए कोई कोरोना वायरस नहीं है। ठीक है, ये आपके मन में भी आ रहा होगा, हमारे मन में भी आ रहा है। सवाल क्या करें, पर एग्ज़ाम होगी। अगर एग्ज़ाम नहीं होगी तो स्टूडेंट जितने भी इंडिया में है पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि नौकरी ही नहीं मिलती तो पढ़ाई का क्या मतलब? पढ़ के क्या घर बैठने के लिए थोड़ी पढ़ाई करते? पढ़ते हैं तो कुछ करने के लिए पढ़ते हैं। तो पढ़ते रहिए, सरकार ध्यान देगी इस बात पर और एग्ज़ाम करवाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार द्वारा 2017 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से जाना जाता है? यह पशुधन संजीवनी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है? केरल, कोझिकोड। यहाँ पर एरोप्लेन हादसा भी हो चुका है इसी साल 2020 में। दुर्घटना में लोगों की जान गई है, मतलब मृत्यु हो गई है। वहाँ पर वो पूरा टूट चुका था शायद, है ना। और यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की थी NRCS के अनुसार यह 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च में स्थित है केरल में, और इसकी स्थापना 1995 में। और किसने की थी? NRCS ने की थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। वेब पर पब्लिक द्वारा एक्सेस के लिए पोस्ट किया गया पर्सनल जर्नल होता है यह ब्लॉग। दोस्तों, ये कंप्यूटर का भाग है, थोड़ा सा ही बचा है। नॉर्टन एक है, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑडियो फाइलें फॉर्मेट में उपलब्ध होती है MP3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल में कौन सा चिन्ह गुणन का संकेत है? ये एस्टेरिस्क तारांकन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। MS वर्ड 2007 में पृष्ठ अभिविन्यास करता है। यह एक मेन्यू जो दस्तावेज के प्रदर्शन या मुद्रण की दिशा को निर्धारित करता है। अगला देख लेते हैं। इंटरनेट किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए। ठीक है, यह आपको सभी को पता है। अगला देख लेते हैं। और इंटरनेशनल नेटवर्क जो भी है, ये सब हम यूज़ करते हैं, रोज़ करते हैं, डेली सुबह शाम करते हैं। ठीक है, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आप फाइल्स को में स्टोर करके व्यवस्थित रखते हैं कहाँ पर?
फोल्डर्स में सेव करके सुरक्षित रख देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल 2007 में आप डाटा के कॉलम को रो में रूपांतरित करने के लिए किस कमांड का चयन करते हैं? तो ये राइट क्लिक और पोस्ट स्पेशल ट्रांसपोज का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। MS वर्ड में यदि आप टेक्स्ट के लिए एक ब्लॉक को इधर उधर ले जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा काम करेगा? ये कट एवं पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, जितने भी कट एवं पेस्ट है ये काम करते हैं। अगला देख लेते हैं। शर्ट कट कुंजी का उपयोग किस फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में पहुंचाई डिलीट करने के लिए किया जाता है? यह Shift+Del। कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता होगा ये सब। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये इसका नाम है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। एक वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट पेपर साइज निम्न होता है। A4। हम जो भी फोटो कॉपी करवाते हैं वो सब A4 में पेपर होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वे सर्वर जो विभिन्न प्रोटोकॉल या सेवाओं का उपयोग करते हुए दो अलग अलग नेटवर्क्स के माध्यम से कनेक्टिविटी लिंक प्रदान करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है, इसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। गेटवेज। और MP पटवारी की पोस्ट में अगर जाना है, नौकरी लेना है तो कंप्यूटर ज़रूर करना चाहिए। कंप्यूटर रिजल्ट भी मांगेंगे और CPCT मांगेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा और पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन लोगों को मेल सर्वर की सुविधा प्रदान करता है? गूगल, याहू, रेडिफ इत्यादि के जैसी बड़ी कंपनियां ये ईमेल का काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेना। MS एक्सेल में सेलेक्ट की गई सेल को एडिट करने के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजी होती है। F2 को हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल वर्कबुक एक शीट से दूसरी शीट पर ले जाने के लिए निम्न पर क्लिक करना होगा। शीट टैब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर बोल्ड अप्लाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है? यह Ctrl+B। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। वह स्टोरेज डिवाइस जो मैग्नेटिक टेप का उपयोग सूचना को पढ़ने और लिखने के लिए अपनी तकनीक के रूप में करती है, निम्न कहलाती है। मैग्नेटिक स्टोरेज। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इतनी ही क्वेश्चन है। दोस्तों आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को आपके दोस्तों तक जितना हो सके इतना, जितने भी ग्रुप होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी होंगे, इस वीडियो को पूरे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में फैला दीजिए। ठीक है दोस्तों, जितने लोग देखने के लिए आते हैं उतना ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि और अच्छे से क्वेश्चन में ला पाऊँ और समझा पाऊँ। ठीक है, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम सरकार करवाएगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आज के बाद नहीं होगी ऐसा समझकर पढ़ाई नहीं बंद कर दोगे तो आगे एग्ज़ाम कौन निकालेगा और कौन पढ़ेगा? अगर नहीं पढ़ेंगे तो इंडिया पहले जैसा था वैसा ही बन जाएगा और ऐसा होने नहीं देगी सरकार। तो पढ़ाई तो करवाएगी अगर आगे, और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज हम बंद कर देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जो स्टूडेंट बाद में पढ़ते आ रहे हैं वो हमारा फ़ायदा वो उठा ले जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ना छोड़ दिए तो वो उठा ले जाएंगे ना फ़ायदा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।